एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कायोंग इब्लिस से बोलती है कि वो ग्रैंडमा को ठीक 72 आवर्स के बाद ही यंग बनाए, क्योंकि कायोंग के पास एक प्लान था जहां वो अगले ही सेकंड ग्रैंडमा को हवाई के टिकट्स दे देती है और बोलती है कि वो लोग 2 दिन बाद हवाई घूमने जा रहे हैं। इस पर ग्रैंडमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कायोंग के प्लान के अकॉर्डिंग वो पूरे विलेज में ये बात बोल देती है। जहाँ ये सुनकर कुछ लोग तो खुश होते हैं लेकिन कुछ उसे जेलस होने लग जाते हैं। मिस कांग की मदर इन लॉ भी ये सुनती है, जहाँ वो मिस कांग को बोलने लग जाती है कि जब से वो ब्रांच मैनेजर बनी है वो तो अपनी फैमिली को टाइम ही देना भूल गई है। ऐसा सच में था, क्योंकि जब मिस कांग अपनी बेटी से मिलने उसके हॉस्टल जाती है तो वहाँ पर उसकी बेटी होती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गई थी और उसने कॉलेज एग्जाम देने से भी मना कर दिया था। यहाँ तक कि उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से मिस कांग को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसे ब्रांच मैनेजर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ब्रांच मैनेजर बनने से पहले उसकी बेटी के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। पर तभी उसके सामने इब्लिस आ जाता है जो उसे कहता है कि वो चाहे तो सब कुछ नॉर्मल कर सकती है, लेकिन जैसा कि इब्लिस ने कहा था कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, वो बात सही निकलती है, क्योंकि मिस कांग अपनी लास्ट विश इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायोंग की सेकेंड विश भी पूरी हो जाती है। जब ग्रैंडमा अपने यंग लुक को देखती हैं तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता और वो बार बार अपने यंग वर्जन को मिरर में देखकर बेहोश हो रही थी। लेकिन जब उसे फाइनली बिलीव होता है तो वो सीधे कायोंग के वार्डरोब में चली जाती है, क्योंकि उन्हें अब अच्छे कपड़ों की ज़रूरत थी। कायोंग भी ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी कि उसकी ग्रैंडमा तो सच में अपने टाइम की सबसे प्रिटी लड़की थी। दूसरी तरफ मिस्टर रियो को भी कायोंग की विश के बारे में पता चल जाता है, तो वो सीधा इब्लिस से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाने के लिए आया था कि उसे इस तरह की विशेष पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया एकदम से किसी का भी यंग होना या फिर रिच होना किसी मिरेकल से कम नहीं था और लोगों के सामने मैजिक का एग्जिस्टेंस प्रूव करना उनके रूल्स के खिलाफ था। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस डॉग की भी सेकंड विश पूरी करता है, क्योंकि म्यूट इंसान तो बन गया था लेकिन उसे रहने के लिए आइडिया और पैसों की ज़रूरत थी और उसे सब कुछ मिल भी जाता है। लेकिन फिर भी वो 2 टीनेजर्स को कुत्तों की तरह काट लेता है, क्योंकि उन्होंने पहले उसे मारकर भगाया था जब वो डॉग हुआ करता था। इसीलिए अब वो उनसे बदला लेता है और पैसे देकर बोलता है कि वैक्सीन लगवा लेना। दूसरी तरफ जब कायोंग हेयर वॉश कर रही थी तो उसे ग्रैंडमा कहीं पर भी नहीं मिलती। वो समझ जाती है कि क्या हुआ है। इधर ग्रैंडमा स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर घूम रही होती है। उन्होंने इतनी गर्मी में भी लेदर जैकेट पहनी हुई थी। वो लोगों से मिलकर स्माइल कर रही थी और अपनी यंग एनर्जी को टेस्ट कर रही थी। जब कायोंग उनके पास आती है तो वो उसे देखकर भागने लग जाती है और उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था वापस से यंग होके, क्योंकि अब उनकी बॉडी में कोई पेन भी नहीं हो रहा था। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि बहुत सारी शॉपिंग करती है। अब जब कायोंग को रियलाइज़ होता है कि ग्रैंडमा का बिहेवियर लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो स्ट्रिक्ट रूल सेट कर देती है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। जैसे कि ग्रैंडमा को अब से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी थी और अपनी ग्रैनी फ्रेंड से बचकर रहना था ताकि वो उसे पहचान ना ले। अब क्योंकि ये दोनों तो रूल्स बनाने में बिजी थे तो इब्लिस को खाना भी नहीं मिलता, इसीलिए वो अपसेट होकर बाहर बैठ जाते हैं। वहाँ पर कुछ और भी लोग आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सभी लोग कैबेज काटने जाने वाले थे। जब सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए हाथ उठाते हैं तो इब्लिस भी हाथ उठा देता है और क्योंकि वो यंग था और हैंडसम भी, इसीलिए उसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। जहाँ पर बाकी सभी लोगों को देखकर वो बहुत ही जल्दी जल्दी काम करता है। फिर जब वो वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा था तब उसे पहली बार अपने काम की सैलरी मिलती है, जो देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि वो अगले दिन भी कैबेज काटने के लिए उन लोगों के साथ चला जाता है। फिर साइड जॉब करते हुए उसे याद आता है कि अरे उसका मेन काम तो विश पूरी करना है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सांग को देखते हैं जो कि रास्ते में अपनी ट्रक से एक डियर को हिट कर देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। पर मिस्टर सांग फिर भी उसे मारने वाला था क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। तभी उनके सामने इब्लिस आ जाता है और मिस्टर सांग को बताता है कि वो उसकी 3 विश पूरी करेगा, क्योंकि वो एक जीनी है। सांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो मजाक में अपनी पहली विश मांग लेता है कि वो अगर जीनी है तो वो इस डियर को ठीक करके दिखाए, जो कि इम्पॉसिबल था। पर इब्लिस उस डियर को ठीक कर देता है, जो देखकर सांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी एक विश ऐसे ही वेस्ट हो गई थी। इसीलिए अब वो इब्लिस को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाता है। पर इब्लिस उसे अपनी लिमिट्स क्रॉस करने के लिए सबक सिखाता है और ये कहकर गायब हो जाता है कि अगले 2 विशेस के बारे में सांग को अच्छे से सोचना चाहिए। जिसके बाद इब्लिस सेज से जुनियो की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि जुनियो और कायोंग कॉलेज टाइम में साथ में डांस क्लास जाया करते थे। ये सुनकर इब्लिस थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो पास्ट में जाकर जुनियो को हर्ट कर देता है ताकि वो अगले दिन से डांस क्लास ही ना जा पाए। इधर जुनियो से मिलने के लिए चीफ पार्क उसके घर पर जाता है,
क्योंकि वो लोग वहाँ पर नए नए आए थे, तो उसे उनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जहाँ पर उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दिखते हैं और साथ ही उसे घर के अंदर वो बंधा हुआ आदमी भी नजर आता है जो कि एकदम से गायब भी हो जाता है। तभी चीफ पार्क की मुलाकात होती है जुनियो से, जो कि अपना नंबर उसे देने के बजाय किसी और रैंडम बॉडीगार्ड का नंबर उसे दे देता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि जुनियो के पास कायोंग के फोटोज थे, यानी कि वो उस पर नजर रख रहा था। वहीं कायोंग भी पूरे विलेज में कैमरास फिट कर रही थी ताकि वो ग्रैंडमा पर नजर रख सके। अब जब वो घर पर जाती है तो देखती है कि ग्रैंडमा मिर्ची के पौधों के नीचे गड्ढा कर रही हैं। तो कायोंग उन्हें बताती है कि वहां पर अब कोई भी पैसे नहीं है, क्योंकि वो पैसे तो कायोंग ने कब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। जिसके बाद वो मिंजी के साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ में उनकी बातों से पता चलता है कि कायोंग ने कुछ पैसे मिंजी की कॉलेज फीस भरकर भी खर्च किए थे। फिर मिंजी उससे पूछती है कि ग्रैंडमा आजकल दिखाई नहीं देती, तो कायोंग बहाना बना देती है कि ग्रैंडमा हवाई गई है और कायोंग काम होने की वजह से नहीं जा पाई। ये चीज़ वहाँ पर मौजूद एक ग्रैंडमा भी सुन लेती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने टिकट वेस्ट क्यों किया, वो टिकट तो मुझे दे देती, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ चली जाती। और काफ़ी जेलस होती है। अगले दिन हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि हेयर कट करवाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक स्कूटर उन्हें हिट करने वाला था, पर मिंजी एक हीरो की तरह आकर उन्हें बचा लेती है और ग्रैंडमा की ब्यूटी को देखकर एक बार के लिए वो काफ़ी सरप्राइज हो गई थी, जहाँ वो दोनों बात करते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हम उस बैंक एम्प्लॉय को देखते हैं, उसका बॉस उसे डांट रहा था क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस वजह से वो काफ़ी दुखी होती है। फिर उसका बॉस उसे बर्तन क्लीन करने का काम देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो काम कर रही थी तो वो लैंप को भी कोई केटल समझकर उसे रब कर देती है और उसमें से इब्लिस बाहर आ जाता है, जहाँ उसे देखते ही बोयोंग एकदम से खुश हो जाती है और अपनी पहली विश भी मांग लेती है, जो कि ये थी कि कायोंग के अकाउंट के सारे पैसे उसे चाहिए। और इब्लिस को भी ये विश पूरी करनी पड़ती है। जब कायोंग डायरी में अपना डेटा लिख रही थी तो इब्लिस उसे कहता है कि अब तो कायोंग को पता चल गया होगा कि लोग कितने ज़्यादा करप्टेड हैं। कायोंग को भी फील होता है कि वो धीरे धीरे हार रही है, इसीलिए वो इब्लिस को हक कर लेती है क्योंकि मरते टाइम वो ये नहीं कर पाएगी, जो कि इब्लिस को भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तभी कायोंग उसे वहाँ पर रखी हुई आर्ट ग्लास के बारे में पूछती है क्योंकि उसकी सैंड थोड़ी सी भी मूव नहीं हो रही थी। इस पर इब्लिस उसे बताता है कि वो आर्ट ग्लास एक कॉफिन है और उसके अंदर जो सैंड है वो असल में कायोंग की ही एशेज है, जिसे कायोंग जैसे ही टच करती है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ झलक नजर आती है, जहाँ वो समझ जाती है कि वो पहले भी इब्लिस के लैंप में आई थी। अगले दिन अब जुनियो कायोंग की शॉप पर आता है। वो आज अपने बेटे के साथ आया था, जहाँ पर किसी काम की वजह से वो उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चला जाता है। तो कायोंग नोटिस करती है कि जुनियो के बेटे के हाथ में गोर्यू डायनेस्टी की बुक थी, यानी कि वो कोरियन हिस्ट्री पढ़ रहा था और वो कायोंग को भी यही बताता है कि बहुत सालों पहले गोर्यू डायनेस्टी का अरेबिक डायनेस्टी के साथ एक मिस्टीरियस कनेक्शन था। और कायोंग को ये भी अजीब लगता है कि उसका बेटा हमेशा थका हुआ नजर आता था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सेठ को उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जैसे ही वो बच्चा सेठ की परछाई देखता है तो वो समझ जाता है कि वो असल में एक जगुआर है। इधर कायोंग को पता चल गया था कि ग्रैंडमा ने उसकी फेवरेट हील्स पहनी है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। पर तभी वो देखती है कि ग्रैंडमा तो मिंजी के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही थी और बहुत हंस रही थी, जिससे कि उसे थोड़ी सी जेलस जैसी फीलिंग आती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इब्लिस ने उसकी सेफ से पैसे चोरी करके म्यूट को दे दिए थे और उसने उसकी एंजल वाली पेंटिंग भी खराब कर दी थी। इस वजह से रियो गुस्से में उससे फाइट करता है, पर यह फाइट इब्लिस जीत जाता है। दूसरी तरफ कायोंग भी अपनी पास्ट लाइफ याद करने की कोशिश करती है। तभी उसके घर के बाहर रियो आ जाता है, जो कि उसे पास्ट लाइफ याद दिलाने में हेल्प कराने आया था और वो उसे बताना चाहता था कि आखिर कायोंग उस टाइम किस तरह से मरी थी। कायोंग पूछती है कि वो भला उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, तो रियो बताते हैं कि वो इब्लिस को मारना चाहता है और कायोंग भी इब्लिस से जीतना चाहती है, तो वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं। पर कायोंग एक शॉवल उठाकर उसके फेस पर मार देती है और कहती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि उसके फेस पर साफ नजर आ रहा है कि वो एक चीटर है। वहीं आयरम को भी कायोंग का हिट फील होता है। उस वक्त वो सेठ के साथ डिनर कर रही थी। दोनों ही समझ जाते हैं कि इब्लिस तो गेम खेलने में बिजी है और इस दुनिया में सिर्फ कायोंग ही बचती है जिसमें रियो को मारने की हिम्मत होगी। अगले दिन अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स कायोंग की शॉप में जाते हैं किसी मिसिंग लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिस पर कायोंग कुछ भी जानने से मना कर देती है, लेकिन असल में वो बहुत कुछ जानती थी।
क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो सांग का ट्रक रिपेयर कर रही थी, तब उसका ध्यान उसकी ट्रक की हेडलाइट पर गया था जो कि टूटी हुई थी और उसके ऊपर कुछ बाल भी चिपके हुए थे जो कि मिसिंग लड़की के बालों से मैच करते हैं। दूसरी तरफ से इब्लिस को ये सब बता देता है कि कल कायोंग ने रियो को क्यों मारा, जिसकी वजह से इब्लिस उसी टाइम कायोंग से बात करने के लिए जाता है। लेकिन आज तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए गई हुई थी, तो वो उसे मिलने के लिए पानी के अंदर जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि कायोंग अपनी नेचुरल डेथ के लिए हर तरह की प्रैक्टिस कर रही है, तो शायद गॉड ने उन्हें इसीलिए मिलाया होगा ताकि इब्लिस उसे मारने में उसकी हेल्प कर सके। इसीलिए वो उसे वापस से ऑक्सीजन पाइप लगा देता है। उधर हम मिसेस कांग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है और उसकी हरकतें देखकर वो काफ़ी हेल्पलेस फील करती है। फिर वो इब्लिस से अपनी विशेस के बारे में बात करती हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी थर्ड विश कब मांगे और उसके अंदर क्या मांगे। तो इब्लिस उसे एक स्टोरी बताता है कि एक आदमी ने 72 ईयर्स तक अपनी थर्ड विश को संभाल के रखा था और फिर उसने आखिर में ये विश मांगी कि इब्लिस उस आदमी की पहली 2 विशेस को भूल जाए। मिस कांग ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसे और विशेस मांगने का चांस मिल जाएगा। इब्लिस भी उसे सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रैंडमा नई ड्रेस पहनकर बेकरी जाती हैं। वहाँ पर उन्हें फिर से मिंजी मिल जाती है और दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों को हंस हंस कर बात करता हुआ ग्रैंडमा की एक फ्रेंड भी देख लेती है। अब वो बाकी ग्रैनीज को बताती है कि जब से कायोंग की ग्रैंडमा हवाई गई है, तब से ना ही उसका कोई कॉल आया है और उसके जाते ही वो यंग लेडी भी कायोंग के साथ रहने के लिए आ गई है। कायोंग पिछली रात उसके साथ मिलकर फील्ड में एक गड्ढा भी कर रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन दोनों ने मिलकर कायोंग की ग्रैंडमा को ठिकाने लगा दिया हो, जिसकी वजह से वो ग्रैनीज अगले दिन ही चीफ पार्क के साथ कायोंग के घर पर चली जाती हैं। वो कायोंग को अरेस्ट करवाना चाहती थी, क्योंकि कायोंग एक साइकोपैथ थी और वो अपनी ग्रैंडमा को भी मार सकती थी। ये सब सुनकर ग्रैंडमा को कायोंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी चीफ पार्क के फ़ोन पर ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है और जब वो सब ग्रैंडमा को देखते हैं तो उनका शक दूर हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। असल में ये सब इब्लिस ने किया था। जहाँ पर सभी के जाने के बाद वो कायोंग से पूछता है कि क्या वो उसे थैंक्स नहीं बोलेगी, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। पर कायोंग भी उस टाइम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो इब्लिस से कहती है कि किसी सेटन से अगर विश मांगो तो उसका रिजल्ट यही होता है और वो विश भी आगे चलकर अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। जो सुनकर इब्लिस को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो अकेले एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो इब्लिस का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इब्लिस जब उसे बताता है कि उसके एंसेस्टर्स ने एंजल से लड़ाई की थी, तो वो लड़की उसे पागल समझकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम आयरन के बारे में भी जान पाते हैं कि वो एंजल ऑफ डेथ यानी कि रियो की स्मोक से बनी थी और उसने उसकी सुनने की पावर भी छीन ली थी, क्योंकि वो एक आउल थी और वो हेवन के सीक्रेट सुन सकती थी। यही वजह थी कि वो लोगों के होठ पढ़कर उनका सच पता लगाती थी, उनकी बातों को समझ पाती थी। जिसके बाद इब्लिस एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग गैम्बलिंग कर रहे थे और वहाँ पर एक ठग होता है जो कि उसे इंटरेस्ट में पैसे देता है ताकि वो भी गैम्बलिंग कर सके। फ्री में पैसे देखकर इब्लिस खुश होकर उस आदमी के नाक से अपने नाक को टच करता है, जो कि अरब में थैंक्स करने का एक तरीका था। पर वो आदमी इब्लिस के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर देता है और एक बार फिर से उसे फ्री करवाने के लिए कायोंग को आना पड़ता है। इस गलती पर वो उसे बहुत मारती है। वहीं हम बोयोंग को देखते हैं जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि कायोंग के अकाउंट की डेली ट्रांसफ़र लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है और अगर इस स्पीड से कायोंग उसे पैसे भेजती रही तो उसके बैंक वाले उसे इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। इसीलिए वो अपनी सेकंड विश मांगती है कि कायोंग अपनी डेली ट्रांसफ़र लिमिट एकदम मैक्सिमम करवा ले, जिससे कि उसके अकाउंट में और ज़्यादा पैसे जल्दी जल्दी आ सके। जैसे ही उसकी ये विश कंप्लीट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और पैसे आते ही सबसे पहले वो अपने लिए कायोंग जैसे एक्सपेंसिव बैग खरीदती है। इब्लिस फिर कायोंग से पूछता है कि क्या वो गुस्सा नहीं हो रही, पर कायोंग की फेस पर ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, वो अभी भी नॉर्मल थी। इब्लिस जब उसका मजाक उड़ाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या इब्लिस को किसी चीज़ से नफरत नहीं है, जैसे कि क्रॉस या फिर लड़की, जैसे कि वेम्पायर्स को होती है। तो इब्लिस बोलते हैं कि उसे सिर्फ कायोंग से नफरत है, तो उसे उसके लैम्प से बाहर चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम मिंजी और ग्रैंडमा को देखते हैं, दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं। वहीं चीफ पार्क को जुनियो की फैमिली पर थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग थे और जो कि बॉडीगार्ड नहीं लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इब्लिस का एक यंग फ्रेंड होता है सांगयुक, जो कि उसके साथ गेम खेलता रहता था। वो आज भी गेम खेलने के लिए आता है, पर इब्लिस उसके हाथ पर चोट के निशान देखता है। तब सांगयुक बताता है कि ये सब उसके मॉम के बॉयफ्रेंड ने किया है,
जो कि उसे और उसकी मॉम को अब्यूज़ करता रहता है। और एक दिन जब सांग्यूक अपने घर से भाग रहा था, तब उसने आसमान में एक एंजल को देखा और उससे प्रे किया कि वो उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाए। जो सुनकर इब्लिस सांग्यूक की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो उस आदमी को डेजर्ट में ले जाकर भेड़ियों के सामने छोड़ देता है, ताकि वो अगली बार सांग्यूक जैसे एक छोटे बच्चे पर हाथ ना उठाए। और यहाँ पर इब्लिस ये भी रिवील करता है कि कुछ साल पहले वो अपने जीनी ब्रदर के लिए लड़ा था और अब वो अपनी वॉर वापस से स्टार्ट करने वाला है, लेकिन इस बार वो सांग्यूक जैसे अपने दोस्त के लिए लड़ेगा जिनके साथ इस दुनिया में बुरा हो रहा है। पर ये खबर सुनते ही रियो उसे रोकने के लिए आ जाता है, क्योंकि इब्लिस दुनिया का बैलेंस बिगाड़ रहा था। वो उसे अच्छा बनने का नाटक बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इब्लिस को ये भी कहता है कि वो बहुत जल्दी कायोंग को सच भी बताने वाला है कि इब्लिस ने आखिर क्या किया था। जो सुनकर इब्लिस भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ कायोंग लैंप के बारे में पता लगा रही थी और उसे पता चलता है कि इब्लिस तो 983 सालों से लैंप में कैद था, लेकिन वो लैंप असल में इब्लिस के कैद होने के 20 साल बाद बनाया गया था, यानी कि वो कुछ तो छुपा रहा था। फिर हम म्यूट को देखते हैं, उसका बॉडीगार्ड उससे काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी देर से सड़क पर अपने डैड के आने का वेट कर रहा था। जिसके बाद हम बोयुंग को भी देखते हैं। जब वो बैंक जाती है तो उसका बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि वो इतने दिनों से कायोंग के अकाउंट स्टेटस पर नज़र रख रही थी और उसके अकाउंट में रोज़ कायोंग के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे, जिसकी वजह से वो उसे वार्न करता है कि अगर कायोंग के अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो उसे काम से निकाल देगा। दूसरी तरफ हम जुंगयू के बेटे को भी देखते हैं। वो अपने घर में कैद उस जीनी से बात करने के लिए जाता है और उसे एक एप्पल खाने के लिए देता है। इधर कायोंग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होती है, इसलिए वो फाइनली रियो के पास चली जाती है। रियो अब उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कायोंग की मौत हुई थी, और ये बात थी 1000 साल पुरानी, जब गोरियो डायनेस्टी के बच्चों को अरेबिक डायनेस्टी में स्लेव बनाने के लिए बेचा जाता था। कायोंग और उसके भाई को भी 16 डीलर्स अपना स्लेव बनाकर डेजर्ट क्रॉस कर रहे थे, जहां उन पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स ने अटैक कर दिया था और उन डीलर्स ने उन कुत्तों के सामने कायोंग के ब्रदर को फेंक दिया था, जो कि पैर से हैंडीकैप्ड भी था। इसकी वजह से वो डॉग्स उसे धीरे धीरे खा रहे थे। तभी कायोंग डेजर्ट में एक लैम्प से टकरा जाती है और उस लैम्प से इब्लिस बाहर आता है, जो कि कायोंग को अपनी 3 विश मांगने का मौका देता है। कायोंग भी पहली विश मांगती है कि उसका भाई उन कुत्तों से बच जाए और एक लंबी लाइफ जिए। तब इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है। उसकी फर्स्ट विश के हिसाब से वो उन डॉग्स के साथ साथ उन डीलर्स को भी मार देता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो कायोंग के भाई को वापस से स्लेव बनना पड़ता। फिर कायोंग अपनी सेकेंड विश मांगती है। वो ये थी कि आज के बाद गोरियो डायनेस्टी के किसी भी बच्चे को अरब में ना बेचा जाए। अब कायोंग की ये विश भी पूरी हुई, लेकिन इस विश के चलते इब्लिस ने वो रास्ता ही सुनामी और अर्थक्वेक से बंद कर दिया जहाँ से बच्चे को बेचा जाता था। इस विश के बाद एंजल ऑफ डेथ यानी कि रियो और इब्लिस दोनों ही कायोंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर रियो कायोंग को बताता है कि इब्लिस अपने घमंड में इतना ज़्यादा खो गया है कि उसने कायोंग की अच्छी विश को भी गलत तरीके से पूरा किया और कायोंग को इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार बना दिया, जिससे कायोंग को ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में भला करने के लिए मांगी गई कोई भी विश नहीं होती। हर विश के बदले उन्हें किसी न किसी चीज़ की डील करनी पड़ती है, जैसे कि कायोंग ने अपने भाई और बाकी बच्चों को बचाने के लिए इतने लोगों की जान ले ली थी, और इब्लिस को अब भी लग रहा था कि उसने एक और छोटे इंसान को करप्ट कर दिया। इसलिए वो उसी वक्त कायोंग के ऊपर बहुत सारे जंगली कुत्तों को छोड़ देता है, ताकि वो उससे अपनी आखिरी विश मांगे, अपने जिंदा रहने की रिक्वेस्ट करे। लेकिन जब कायोंग को कुत्ते खाते हैं, तब भी वो इब्लिस से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं था, और उसकी इस गलती में इब्लिस भी शामिल था, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी विश बताती है कि इस गलती की वजह से उन दोनों को ही बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और कायोंग की सज़ा तो उसी डेजर्ट में ख़त्म हो जाना था, जो कि धीरे धीरे पूरी भी हो जाती है। लेकिन कायोंग के साथ ही इब्लिस को भी सज़ा मिलती है, और वो कायोंग की बॉडी के साथ ही डेजर्ट में समा जाता है, उसके पास ही रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक रिग्रेट और दुख था। ये सब जानने के बाद अब कायोंग को प्रेजेंट में धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। इधर इब्लिस के लैंप में भी जो आवर ग्लास रखा हुआ था, उसके अंदर की सैंड अपने आप मूव होने लग जाती है, जिसकी वजह से इब्लिस को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।